हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी पॉलिटी की 5000 प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है इमरजेंसी से रिलेटेड। लास्ट तक बने रहना, पूरा का पूरा आपका इमरजेंसी से रिलेटेड 352 आर्टिकल से लेकर 360 तक कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा आपको, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जैसे फ्यूचर में आने वाले हैं उन सब से रिलेटेड भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कम से भी कम 30 से 40 बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि इमरजेंसी के जो भी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पार्ट नंबर 18 के अंदर आते हैं। एक्स रोमन नंबर में देख लेना, क्योंकि इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यही मैं ऊपर रोमन नंबर में 17 लिख दूं 18 लिख दूं तो भी बच्चों कई बार गलती कर देते हैं। तो पार्ट 18 आपको याद रखना है। पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी रिलेटेड सारे प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन ही खुद बोल रहा है कि आर्टिकल 352 से 360 में क्या आता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 352 से स्टार्ट हो गए 362 तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? ये डील करता है इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेटेड। तो आर्टिकल नंबर भी आपको याद हो जाना चाहिए। पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से स्टार्ट हो गए 360 तक अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 352 के अंदर क्या प्रोवाइडेड है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंदर किस चीज का मेंशन है? ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रूल। देखो एक चीज तो आप दिमाग में अच्छे से डाल लेना, स्टेट इमरजेंसी जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ, स्टेट इमरजेंसी जैसा कोई टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ही नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैं ब्रैकेट में भी साथ में रखा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपका मैं कंसेप्ट भी क्लियर करा दूं। स्टेट इमरजेंसी मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। तीन तरीके की इमरजेंसी है, उसका एमसीक्यू में बाद में कवर कराऊंगा कि किस किस तरीके की लगती हैं। अपना नेशनल इमरजेंसी हो गया, फिर प्रेसिडेंट रूल हो गया और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। स्टेट इमरजेंसी जैसा टर्म ही यूज नहीं किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना ही आपको यूज करना है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में मेंशन है? देखो यहाँ पे तो रेंज दी हुई है, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा? प्रेसिडेंट रूल 356 तो आपको पता ही है ना, तो 356 किस आर्टिकल की सीन में आ रहा है? इस सीन में आ रहा है 355 से लेकर 357 तक। तो ये तीन आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं थ्री प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। इनके बारे में भी बताऊंगा कि 355 किससे डील कर रहा है, 357 किससे डील कर रहा है, 356 किससे डील कर रहा है, बट एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, अभी के लिए याद रखना प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आर्टिकल है 355 से लेकर 357 तक। नेक्स्ट एमसीक्यू, आर्टिकल 360 किसके साथ डील कर रहा है? ये डील कर रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। ठीक है, तीनों तरीके का हो गया है। पहला नेशनल इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंट रूल, ना कि स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों आर्टिकल कवर हो गए। अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट और आर्टिकल। 352 से 360 तक था, तो और भी आर्टिकल बचे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू देख लेते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम आते हैं। देखो, विच आर्टिकल सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है जब इमरजेंसी लगती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकियों को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ऑर्डर निकालना पड़ता है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड किया जा सकते हैं और किस आर्टिकल के अंदर ये आता है कि सस्पेंड किया जा सकता है? तो आर्टिकल 359 डील करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सस्पेंड करने की, और आर्टिकल 359 के अंदर ये मेंशन है। उसमें मेंशन है कि सस्पेंड किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को, बस 20 और 21 को छोड़ के। 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये नोट डाउन कर लेना। और आर्टिकल 359 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, अंडर विच आर्टिकल कैन आर्टिकल 19 बी सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली? आर्टिकल 9 तो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। इसमें भी एक वो है, सब क्लॉज है कि इस केस में होता है, इस केस में नहीं होता। उसका भी एमसीक्यू में बाद में ऐड किया हूं, बट अभी के लिए जनरल टर्म में आप याद रखना कि आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 358। ठीक है, 358 के अंदर नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। 352 करा दिया नेशनल इमरजेंसी,
355 से 57 तक प्रेसिडेंट रूल। 58 अपना आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 359 कवर कराया था मैंने। 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डर के थ्रू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। 360 भी कवर करवाया फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी बाकी आर्टिकल्स को। जैसे कि आर्टिकल 355 ये किसमें बताया था मैंने, प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, मतलब स्टेट से रिलेटेड। तो इसमें इस आर्टिकल के अंदर यूनियन की कुछ ड्यूटी होती है। तो वो ये कि इस आर्टिकल के यूनियन के अंदर क्या ड्यूटी होती है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल एग्रेशन से और साथ ही साथ इंटरनल डिस्टरबेंस से। इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है बाहरी खतरों से और अंदरूनी खतरों से, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस। ये आर्टिकल 355 के अंदर मेंशन है, क्योंकि अगर एक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी वहां की, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हो गए ना आर्टिकल। तो आर्टिकल 355 के अंदर पावर होती है यूनियन के पास कि प्रोटेक्ट करना है स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टरबेंस से। तो ये याद रखना है। ठीक है, 356 याद रहता है, 355 और 57 याद नहीं रहते। विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर ए स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। अब देखो 355 में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी यूनियन को कि प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एग्रेशन से और बचाना है इंटरनल डिस्टरबेंस से। ठीक है, बट क्या हुआ, नहीं कर पाए। 356 लग गई। ठीक है, 356 लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो उसके बाद पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने की पावर आ जाती है स्टेट के रिलेटेड प्रेसिडेंट रूल के दौरान। तो वो आर्टिकल कौन सा है, तो मैं आप लोगों को बताया था प्रेसिडेंट रूल कहां से कहां तक था, 355 से 357 तक। 355 और 56 बता दिया, 55 में प्रोटेक्शन करना है, 56 में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो लेजिस्लेट करने की पावर कहाँ है, 357 के अंदर। 357 आर्टिकल के अंदर प्रॉपरली मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट टॉपिक्स पे ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, 355 56 57 तीनों आर्टिकल आपके कवर हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने टाइप की इमरजेंसी के बारे में जिक्र किया हुआ है, तीन तरीके की। अब तीन में आप लोगों को बताया था, सबसे पहले 352 डील विद नेशनल इमरजेंसी, 356 डील विद प्रेसिडेंट रूल, 360 डील विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो तीन तरीके की इमरजेंसी लगती है, तीनों मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 360 प्रोवाइड। अब 356 में आपको पता है कि इमरजेंसी, ओ सॉरी, प्रेसिडेंट रूल लगता है। स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे। तो इसके अंदर प्रॉपरली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 356 से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जैसे मतलब स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बोल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई हुई मशीनरी अगर फेल हो जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 356 में ये प्रॉपरली मेंशन है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, तो उसके बाद प्रेसिडेंट लगा सकता है प्रेसिडेंट रूल। ये सब मेंशन है 356 में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली दिया हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 356 में क्या मेंशन है। आर्टिकल 356 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 356 में लगती है प्रेसिडेंट रूल। 356 में क्या होता है, जब वहां की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती तो 356 लग जाता है। 365 पर क्या होता है, 365 में होता है फेलियर ऑफ स्टेट टू कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्शन, मतलब सेंटर से कुछ डायरेक्शन आई उनके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हो आप। कंप्लाई नहीं कर रहे मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो गया। तो भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर के केस में इमरजेंसी लग जाएगी। तो 355 356 और 365, 56 का उल्टा 65, दोनों याद रखना है कि 56 में तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फेल हो जा रही थी और 365 में यूनियन कुछ डायरेक्शन दे रही थी, फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उसको भी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मानते हैं, तो इसलिए वहां भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो दोनों आर्टिकल 356 तो 365 याद रखना है। हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया सो फार, इंडिया में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। सिंपल क्वेश्चन है, 3 बार लग चुकी है। अब तीनों बार आपको पता होना चाहिए कब कब लगी है, एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लगती थी जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था 62 के टाइम पे। ठीक है, इंडो चाइना वार, एक्सटर्नल एग्रेशन था ग्राउंड उसका। फिर लगी थी इंडिया पाकिस्तान का वार, मतलब जब बांग्लादेश बना था 71 में, इसमें भी एक एक्सटर्नल एग्रेशन था।
तीसरी बार लगी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस, मतलब उस टाइम पे आर्म्ड रिवेलियन, जिसको बाद में 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था और इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया था, तो उस टाइम पे जो ग्राउंड था ना, उसको इंटरनल डिस्टरबेंस बोलते थे, ठीक है। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे लगी थी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, 1975 की जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के रूलिंग टाइम पे, तो वो किस ग्राउंड पे रखी होगी, आपको वो तीनों ग्राउंड दिए होंगे कि वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, साथ साथ ये भी लिखा होगा आर्म्ड रिवेलियन या इंटरनल डिस्टरबेंस। तो आप लोगों को याद रखना है, बाद में आर्म्ड रिवेलियन आया था, पर उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे ही लगाई गई थी। तो आप लोगों को इंटरनल डिस्टरबेंस ही मार्क करना है एग्जाम में, क्योंकि आर्म रिवेलियन शब्द बाद में आया 44th अमेंडमेंट के थ्रू, अभी इंटरनल डिस्टरबेंस जैसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस बेस पे लगाना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल डिस्टरबेंस आंसर लगाना है अगर 75 की बात करें। पर अब बात करें कि 352 के अंदर किस बेसिस पे इमरजेंसी लगाई जाती है, अब लगाई जाती है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन प्लस आर्म्ड रिवेलियन, ये तीन ग्राउंड है अब, ठीक है। 75 में इंटरनल डिस्टरबेंस था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर आर्टिकल 352 ए नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन विच ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन आ गया फिर से वही, ठीक है। 352 में अब नेशनल इमरजेंसी जो हम लगाते हैं वो उसके कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, सही बात है भाई, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, सही है, आर्म रेवेलियन हो सकता है, सही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन का सही है, इसलिए आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द देता तो वो आंसर नहीं होता, क्योंकि उसको अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है 44वें अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसलिए अब ये तीन ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेवेलियन। जैसा कि यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है, 44वें अमेंडमेंट के थ्रू इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस कर दिया गया था आर्म रेवेलियन से, मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, जब तक कि वो इंटरनल डिस्टरबेंस आर्म रिवेलियन, मतलब लोग वो हथियार ना उठा ले, तब तक इमरजेंसी नहीं लगानी है। तो ये आर्म रिवेलियन वाला शब्द आया था किस अमेंडमेंट के थ्रू, 44th अमेंडमेंट के थ्रू। 44th अमेंडमेंट किस गवर्नमेंट के टाइम पे लगा था, इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट गिर गई थी, मोरारजी देसाई जी की जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट आ गई थी, तो उस टाइम पे अमेंडमेंट डाला गया था, आर्म रिवेलियन शब्द को ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन इस पे भी आता है, ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन जो मैं बनाया हूं उसी पे क्वेश्चन आते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे भी मैं पॉइंट ऐड किया हुआ हूँ, वहां से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो वहां भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस द ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रेवेलियन, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए आर्टिकल 352 के अंदर। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, अभी बताया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 के टाइम पे। प्लीज नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन कम से भी कम 100 बार पूछा गया एग्जाम में, लिख के देता हूँ, एग्जाम में चेक कर लेना, एसएससी का हो, किसी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, ये टर्म आपको देखने को मिलती ही मिलती है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 से स्टार्ट हो गए 362। अब यहाँ पे 352 से शुरू हो गए 360 के अंदर किस किस तरीके की इमरजेंसी लग सकती है, तो यहाँ तो तीनों तरीके की लगती है। देखो भाई, इसमें तो नेशनल इमरजेंसी भी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है और प्रेसिडेंट रूल भी रखता है, ठीक है, तीनों तरीके की इमरजेंसी लगती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, वॉर, हाँ भाई वॉर के ग्राउंड पे लगती है 352, एक्सटर्नल एग्रेशन, हाँ यहाँ भी लगती है ना 352, आर्म रेवेलियन 352, सही बात है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट 356 बीच में आ रहा है, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया वो भी 360 के अंदर आया है। तो पांचों के पांचों ऑप्शन 352 से स्टार्ट हो गए 362 के 60 के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए इन सारे ग्राउंड पे इमरजेंसी इसके अंडर डिक्लेयर की जा सकती है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, आपका पूरा टॉपिक कवर करा रहा हूँ और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ऐसा भी कवर करा रहा हूँ। हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इमरजेंसी जब लगती है तो किसके हाथ में पावर होती है, कौन डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर मतलब जाके स्पीच के थ्रू बोलता है कि इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस पे काम करता है, ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं, कैबिनेट। एक टर्म याद रखना, ऑन द, एक तो रिटर्न चाहिए एडवाइस, ये जो रिटर्न एडवाइस टर्म है ये भी इसका भी एमसीक्यू है कि ये पहले नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ना ही कैबिनेट टर्म था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको ऐड किया गया था 44वें अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे ग्राउंड पे ये इमरजेंसी लगी थी 75 की, तो उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई थी जनता पार्टी वाली, तब उसने कुछ कुछ चेंजेस किए थे 44वें अमेंडमेंट के थ्रू, तो वहां पे उन्होंने
साफ साफ बोला था कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी, बट पहले तो उनको रिटर्न एडवाइस चाहिए। रिटर्न एडवाइस चाहिए किसकी? कैबिनेट की। तो ये कैबिनेट वाला जो टर्म है ना, 352 के अंदर पहली बार ऐड किया गया था, आर्टिकल 352 के अंदर 44वें अमेंडमेंट के थ्रू, और रिटर्न एडवाइस भी 44वें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी आर्टिकल 352 के अंदर। ठीक है, सब आपको याद रखना है। Which constitutional amendment made it mandatory that president can proclaim a national emergency only on the basis of written advice of the union cabinet? मतलब यूनियन सेंटर के कैबिनेट से रिटर्न एडवाइस आनी चाहिए, जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी। तो ऐसा किया गया था 44वें अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में। प्लीज मार्क दिस ऑल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा गया एग्जाम में। द टर्म कैबिनेट, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले, ये टर्म एक्सप्रेसली मेंशन है किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है, कैबिनेट जो टर्म है ना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से लेकर अंत तक कहीं नहीं मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी, आर्टिकल 352 के अंदर, और वहां भी इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 44वें अमेंडमेंट के थ्रू, अंडर आर्टिकल 352। जब रिटर्न एडवाइस वाली बात आई थी कि इमरजेंसी लगाने के लिए रिटर्न एडवाइस चाहिए किसकी? कैबिनेट की। ठीक है, तो आर्टिकल 352 के अंदर ही देखने को मिलता है टर्म बस। ठीक है, बाकी कैबिनेट कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी पे कौन कौन सी इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इमरजेंसी में बता दिया हूँ आपको, 62 में चाइना वाले वॉर वाली, 71 में इंडो पाकिस्तान वॉर जब बांग्लादेश बना था, 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली। बट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि देखो प्रेसिडेंट, इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने प्रोक्लेम की थी इमरजेंसी? तो आ सकता है ना क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी है। तो देख लेते हैं, जब 62 का वॉर था, 62 के वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? 62 के वॉर के टाइम पे आप लोगों को पता होगा, देखो पहले प्रेसिडेंट अपने पता ही है आप लोगों को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद, और उसके जब वो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो गए थे, उनके बाद प्रेसिडेंट कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 62 में वो रिटायर हुए थे, 62 से 67 तक कौन थे प्रेसिडेंट? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 62 का जब चाइना वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक आंसर होगा सी। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं। इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हजारों बार आता है। इंटरनल डिस्टरबेंस के बीच में जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका हो गया बी। ठीक है, 3 का हो गया बी। बचे कौन? इंडो पाकिस्तान वॉर वाले, 71 वाले। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी जी। तो तीनों प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, या सिंपल पूछेगा कि 71 की इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, 62 के इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, और 75 के इमरजेंसी टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे। तो तीनों सिंगल लाइनर में भी आपको याद होने चाहिए, और मैच द फॉलोइंग में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज? देखो इसको भी चेंज किया गया था, पहले क्या था, 2 महीने का टाइम पीरियड होता था इमरजेंसी को अप्रूव करने का, नेशनल वाली इमरजेंसी को। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर जो लगती है, तो पार्लियामेंट को उसको इतने दिन में अप्रूवल देना पड़ता था, अदरवाइज वो इमरजेंसी सी मतलब बंद हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, वो एक्शन में नहीं जाती थी अगर वो को अप्रूवल नहीं मिलेगा पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है, तो उसके केस में क्या था, पहले 2 महीना था, बाद में उसको 1 महीना कर दिया गया था रिड्यूस करके, तो 1 महीने का अभी चलता है नेशनल इमरजेंसी केस में। बाकी अगर प्रेसिडेंट रूल लगो, वहां पे अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से, वहां भी 2 महीने का टाइम पीरियड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ऐसी तो लगी नहीं है कोई आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी 2 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है, ओनली नेशनल इमरजेंसी केस 1 महीने का टाइम पीरियड है अप्रूवल देने के लिए बाय द पार्लियामेंट। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लेना। एक और डिफरेंस बता देता हूँ आपको नेशनल इमरजेंसी और अदर इमरजेंसी के बीच में। नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल देने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, एंड मैक्स मतलब अ, मतलब मेजोरिटी वोटिंग, और टू टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द मतलब जो अपने पार्लियामेंट के अंदर होंगे। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी वाला केस। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, उसमें चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी। नोट डाउन कर लेना, दो डिफरेंस है। टाइम पीरियड को लेकर डिफरेंस, यहाँ पे 1 महीने चाहिए होता है, क्योंकि जल्दी अप्रूवल देना है तो, क्योंकि नेशनल लेवल पर लग रही है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी इमरजेंसी। और दूसरा, पास करने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी का केस चाहिए, उन दूसरी इमरजेंसी के अंदर चाहिए होता है ओनली सिंपल मेजोरिटी वाला। ठीक है, 2 पॉइंट नोट डाउन करना, दोनों पे क्वेश्चन कंफ्लिक्ट करते हैं। ठीक है।
44वें अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज किया गया था टाइम पीरियड को रिड्यूस करने का। ठीक है, 44वें अमेंडमेंट से काफी सारी चेंज हुई, कैबिनेट टर्म यूज किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन बनाया गया, और 44वें अमेंडमेंट के थ्रू टाइम पीरियड को रिड्यूस किया गया अप्रूवल के 1 महीना कर दिया गया। ठीक है, उससे पहले 2 महीना होता था 38वें अमेंडमेंट के थ्रू। ये इतना डीप याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी क्या है वो याद रखें बस। ठीक है, what type of majority is required in each house of the parliament separately to approve the proclamation of national emergency under article 352? आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल देने के लिए किस तरीके की मेजोरिटी चाहिए होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 वोट देना चाहिए, प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये याद रखना है स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के और 50% से ज्यादा टोटल मेंबरशिप के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पास हो जाएगा, तो उसके बाद इमरजेंसी इफेक्ट में रहेगी। ठीक है, once approved by the parliament, a national emergency under article 352 remain in force for how long and how it can be renewed। एक बार इमरजेंसी लग गई, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, अब उसको कंटिन्यूएशन के लिए क्या प्रोसीजर है, और एक बार लगने के बाद वो कितने दिन तक चलती है। एक बार इमरजेंसी लगी तो 6 महीने तक चलेगी भाई, 6 महीने तक चलेगी। उसको दोबारा आगे और बढ़ाना है, तो उसके लिए चाहिए था अप्रूवल। अप्रूवल पार्लियामेंट का चाहिए होता, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी वाला ही। ठीक है, दोबारा से अप्रूवल चाहिए होता है हर 6 महीने के बाद, स्पेशल मेजोरिटी के केस विद स्पेशल मेजोरिटी सेपरेटली, वो भी दोनों हाउसेस का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कैन बी रिवोक्ड। रिवोक करने के लिए क्या प्रोसीजर है कि इमरजेंसी को हटाना है। ठीक है, तो एक तो हो सकता है प्रेसिडेंट खुद से ही हटा दे उनको। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इशू करेगा प्रेसिडेंट, हट जाएगी। दूसरा केस होता है, इस क्वेश्चन का पहले आंसर कर लेते हैं, दूसरा बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका आंसर है बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय इश्यूइंग ए प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिवोक कर सकता है, इमरजेंसी को हटा सकता है प्रोक्लेमेशन इश्यू करके। ठीक है, सिंपल, प्रेसिडेंट तो कभी भी कर सकता है। अब प्रेसिडेंट खुद ही काम नहीं करता, इंडिपेंडेंटली नहीं करता, इनको एडवाइस आती है कैबिनेट से, तभी तभी ये करते हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इसका। दूसरा केस कब होता है, दूसरा केस एक और ये भी निकल के आता है कि जब लोकसभा, ना कि राज्यसभा, लोकसभा के 10% मेंबर, 10% मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 लिखने जाएंगे तो 10% ही बनेगा। 10% मेंबर अगर एक डिमांड करते हैं स्पेशल मीटिंग की और रिवोकेशन को कंसीडर करते हैं, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट को रिवोक करना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी को। ये स्पेशल पावर किसके पास है, लोकसभा के पास। एक 1/10 मेंबर के द्वारा स्पेशल मीटिंग होगी और रिवोक करने की बात होगी। 44वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, पहले नहीं था, पहले प्रेसिडेंट के पास ही पावर रहती थी। ठीक है, तो एक और पॉइंट नोट डाउन कर लेना, 44वें अमेंडमेंट में लोकसभा के पास भी एक स्पेशल पावर दे दी गई, स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे और इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं 1/10 के साथ। ठीक है, और इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही बुला रहे हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी वाला सिचुएशन लाएंगे ही क्यों। बाई चांस पास नहीं हुआ, इनका जो अपना रेजोल्यूशन वगैरह मूव करेंगे कि रिवोक करने के लिए इमरजेंसी को, सिंपल मेजोरिटी रखेंगे। एक 1/10 मेंबर है, मतलब डिमांड करेंगे स्पेशल मीटिंग के, उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं एज पर 44वें अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो अपनी इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। ठीक है, दो केसेस है, प्रेसिडेंट खुद से कर सकता है या लोकसभा 1/10 की स्पेशल मीटिंग से रिवोक कर सकती है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। और ये किसके ऐड किया गया था, 44वें अमेंडमेंट के थ्रू। आफ्टर 44th अमेंडमेंट, special sitting of Lok Sabha to consider revocation of emergency bill must be held if demanded by in writing at least। कितने परसेंट मेंबर चाहिए थे, मैं अभी बताया था आपको। अगर लोकसभा वाले मेंबर रिवोव करना चाहते हैं नेशनल इमरजेंसी को, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, याद रखना है आप लोगों को, अमेंडमेंट याद रखना, 44वां अमेंडमेंट। Which house of the parliament has exclusive power to pass a resolution requiring the president to revoke a national emergency under article 352? किस हाउस के पास स्पेशल पावर है 1/10 मेंबर वाली, 44वें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, ओनली लोकसभा। राज्यसभा के पास पावर ये है नहीं, प्लीज नोट इट डाउन, 44वें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट में बी सस्पेंडेड। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस टाइम पे कौन सा डिवीजन, मतलब टैक्सेस का कौन सा यूनियन स्टेट से रिलेटेड डिवीजन है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है
आर्टिकल 352 में ऐसा 354 में प्रॉपरली मेंशन्ड है, ये भी नेशनल इमरजेंसी वाले में आ गया ना 352 से 360 में, कि जब इमरजेंसी होगी तो जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना यूनियन स्टेट के बीच में, उसको टेम्परेली सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि फंड चाहिए होंगे डिफेंस के लिए। उस टाइम पे इमरजेंसी लगी है, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी, तो खर्चा होगा वहां पे, पैसे चाहिए होंगे। तो उस टाइम पे जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिविजन डेवल्यूशन होता है टैक्सेस का, उसको टेम्परेली सस्पेंड किया जा सकता है, प्रॉपरली आर्टिकल 354 में जाके मेंशन है। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अंडर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर 354 के अंदर मेंशन है, ठीक है। और कौन से आर्टिकल सस्पेंड होते हैं, यही 268 से 279 तक, जहां पे डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल 352 के अंदर उसको टेम्पररी सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आर्टिकल 358 से रिलेटेड है, ठीक है। 358 से रिलेटेड मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड। मैं आप लोगों को उस टाइम पे बताया था कि 19 जैसे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 के अंदर जैसे इमरजेंसी लगी, बट एक ग्राउंड होता है जहां पे ये आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। तो वो ग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड, बस सस्पेंड होती है जब ओनली इस ग्राउंड पर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पर अगर डिक्लेयर की जाएगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 के अंदर। अगर तीसरा ग्राउंड कौन सा था, आर्म रेवेलियन के केस पर अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। तो इसने पूछा था सस्पेंड किसके अंदर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर पूछ लेता कि किस ग्राउंड पे नहीं होता है, तो आर्म रेवेलियन के ग्राउंड पे नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में ए आंसर होता है। अभी क्या है, बी। ये 44वें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है, 44वें अमेंडमेंट से। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 इज, हाँ सस्पेंड होता है। कैसे होता है, ऑटोमेटिकली हैपन ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 358 में प्रॉपर्ली मेंशन है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ग्राउंड पर होगी, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड पर होगी तो नहीं होगा, ठीक है। और आर्टिकल 19 आप लोगों को पता होना चाहिए क्या मेंशन है प्रॉपर्ली, अगर नहीं पता है तो चेकआउट कर लेना गूगल पे, पता चल जाएगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब जो हम फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी के दौरान, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, ठीक है। बात क्या हो रही है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन इमरजेंसी के दौरान पे, तो ये कॉपी किया गया है, बोरो किया गया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, ठीक है। और कहाँ पे है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, 358 और 359, दो ही तो आर्टिकल है, वहीं पे तो बात की थी। 358 के अंदर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली हट जाता था, 359 के लिए प्रेसिडेंट इशू कर देता था नोटिस, जो जो हटाना है, 20 और 21 को छोड़ के। तो सीधी बात है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिए गए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो ये 352 से 360 है, अब फंडामेंटल राइट सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं इमरजेंसी के दौरान, अब बात कर रहा हूं इमरजेंसी के प्रोविजन कहां से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो इमरजेंसी के प्रोविजन लिए गए हैं वो लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो आप लोगों को ध्यान रखना, अगर वो पूछेगा इमरजेंसी प्रोविजन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अगर वो आपसे पूछेगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, 358 359, ये कहां से लिए गए, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। दोनों में डिफरेंस प्रॉपर्ली नोट डाउन करना और उसके साथ आंसर करना एग्जाम में सोच समझ के। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, by how long can a tenure of Lok Sabha और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम में लोग इलेक्शन भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो किया जा सकता है 1 साल के लिए एक बार में, ठीक है, 1 ईयर एट ए टाइम, ऐसा प्रॉपरली मेंशन है। मतलब अगर जैसे 5 साल का टेन्योर होता है ना, तो 5 से 1 साल बढ़ा दिया, 6 6 साल हो गया। बट जैसे ही ये इमरजेंसी हटती है, तुरंत 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने का भी प्रोविजन है, ये भी प्रॉपरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर होगा सी करेक्ट। Which article of the Constitution provide that tenure of Lok Sabha may be extended beyond 5 years during a national emergency? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल से मतलब ये अपना लोकसभा का टेन्योर 5 साल से ज्यादा बढ़ाया गया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
तो ये मेंशन है आर्टिकल 83 टू 83 के सब क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है। प्रॉपरली मेंशन है वहां पे कि हर 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। और एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के लिए। और जैसे ही इलेक्शन मतलब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन भी कराना है। और ये पावर किसके पास होती है एक्सटेंशन करने की? पार्लियामेंट के पास। लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पावर दोनों किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और यहाँ पे नॉट मोर देन 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी सीज, जैसे इमरजेंसी सीज होगी 6 महीने के अंदर इलेक्शन भी कराना, ठीक है। 1 साल के लिए हर बार बढ़ाई जा सकती है। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय विच अथॉरिटी? ये आ गया क्वेश्चन। 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकते हैं टेन्योर, पर अथॉरिटी किसके पास होती है एक्सटेंशन देने की कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप 1 साल के लिए टेन्योर आपका बढ़ गया, तो ये अथॉरिटी होती है किसके पास होती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोनों केस में, लोकसभा के केस में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केस में भी टेन्योर एक्सटेंशन किसके हाथ में? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। ऑन विच डेट वाज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस? ये क्वेश्चन भी छोटे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी का हो गया, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक पीओ, इन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बार बार आता है ये उन सारे एग्जाम्स में, तो नोट डाउन कर लेना है डेट से रिलेटेड क्वेश्चन। इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को लगी थी, ठीक है। डेट याद रहनी चाहिए, 25 जून 1975 को लगी थी। और इंटरनेट डिस्टर्बेंस के ग्राउंड था उस टाइम पे आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये इमरजेंसी खत्म कब हुई थी? 21 मार्च 1977, ठीक है। 75 में शुरू हुई, 77 में खत्म हुई। और 25 जून को शुरू हुई, 21 मार्च को खत्म हुई। तो ये टाइम पीरियड लगभग लगभग 21 महीने का हो जाता है, ठीक है। संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे किस तारीख को? जिस दिन इमरजेंसी लगी थी 75 की, कब लगी थी? 25 जून को लगी थी। सीधी बात, बी आंसर, करेक्ट आंसर। नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी अंडर डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे 25 जून 1975 को, वो कितने महीने चली? ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूं मैं, जब ये टाइम पीरियड बता रहा था 21 मंथ की लगी थी, ठीक है। 21 मंथ चली थी ये। कब से कब? 25 जून से शुरू हो गए 75 में, 21 मार्च 1977 तक, ठीक है। 21 महीने हो जाते हैं, कैलकुलेट कर लेना। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट इंपोज करता है प्रेसिडेंट रूल स्टेट में किसकी एडवाइस और रिपोर्ट के बेस पे? देखो प्रेसिडेंट ऐसे डायरेक्टली मतलब लिखा हुआ है उसमें, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, जैसे आप ऑप्शन दिए हो चार, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट और अदरवाइज, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 356 आर्टिकल के अंडर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जब इनकी रिपोर्ट आएगी तभी करेगा, और अदरवाइज भी मेंशन है। अगर उसको कैबिनेट वगैरह बोलेंगे सेंटर के, कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी होगी जहां पर उनको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, तो और अदरवाइज वाला क्लॉज इसलिए दिया हुआ है, अदरवाइज वो वहाँ काम करता है गवर्नर गवर्नर ऑफ स्टेट की रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो, गवर्नर और अदरवाइज, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन है। अदरवाइज वो वर्क करता है गवर्नर की रिपोर्ट पे। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन स्टेट अंडर आर्टिकल 352 व्हाट जनरली हैपन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। जब 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग गया स्टेट में, मतलब वहां की गवर्नमेंट तो गिर गई, बट जो वहां की एमएलएज होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उनके साथ क्या होता है? तो भाई वो डिजोल्व नहीं होते। वो उसमें क्या होता है कि इधर सस्पेंड किए जाते हैं और डिजोल्व किए जाते हैं, तो उनके पास सस्पेंशन का भी टाइम रहता है कि डिजोल्व नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे बस, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है उस केस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर यहीं पे पूछ लेता वहां की गवर्नमेंट का क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको डिजोल्व होना पड़ता है, बट एमएलए जहां पे बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको जरूर नहीं है कि डिजोल्व करना, सस्पेंशन और डिजोल्व दोनों हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356 व्हाट हैपन टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? स्टेट मिनिस्ट्री के साथ क्या हो जाता है? ये तो डिजोल्व हो जाती है, इज सीज टू होल्ड ऑफिस तुरंत, ठीक है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट चल नहीं पा रही ना उनके अकॉर्डिंग, तो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाती है। When president rule is imposed under Article 356, legislative power of state legislative assembly exercised by, जो लॉ बनाने की पावर होती है जब प्रेसिडेंट रूल रख जाता है स्टेट के अंदर,
वो कौन एक्सरसाइज करता है, किसके पास वो पावर चली जाती है? वो चली जाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर चली जाती है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो डेलीगेट कर सकता है, मतलब अपना फर्दर ट्रांसफर कर सकता है पावर, किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको ट्रांसफर करता है? गवर्नर को कर सकता है। पर अल्टीमेटली पावर जाती है लॉ बनाने की पार्लियामेंट के पास, ऐसा 357 आर्टिकल में प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। किसके पास जाती है पावर? 357 के बाद। अब वो पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको गवर्नर को, ठीक है। Proclamation of President rule under Article 356 must be approved by both the House of Parliament within। अब मैं आप लोगों को जब नेशनल इमरजेंसी पता पढ़ा रहा था, तब बताया था कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कितने दिन में अप्रूवल होना चाहिए? 1 महीने में। ऐसा चेंज किया गया था 44वें अमेंडमेंट के थ्रू। बट यहाँ पे चेंज नहीं किया था, यहाँ पे अभी भी 2 ही महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है, 2 महीने के अंदर आपको अप्रूव करना है, ठीक है। और जब इमरजेंसी लगती है वो हर 6 महीने के लिए एट ए टाइम, और 3 साल तक मैक्सिमम जा सकती है स्पेशल कंडीशन में। और वो स्पेशल कंडीशन कौन सी लगती है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? देखो 6 महीने के लिए एक बार में बढ़ेगी इमरजेंसी, बट 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। एक स्पेशल कंडीशन है 3 साल तक भी जाने के लिए, कौन सी? या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो साथ साथ में प्रेसिडेंट रूल के, और या फिर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते हो एज पर द ईसीआई, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच प्रेसिडेंट रूल कैन रिमेन इन फोर्स इन स्टेट? आर्टिकल 356 के अंदर वो 3 साल का पीरियड, ठीक है। 3 साल का पीरियड कैसे? वैसे तो ये 6 महीने की लगती है, ठीक है। हर 6 महीने के बाद इसको एक्सटेंशन चाहिए, 3 साल तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं। किस केसेस में? या तो नेशनल इमरजेंसी भी ऑपरेशन हो साथ में, और दूसरा इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई दे दे कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा सकते, ठीक है। तो ये आंसर है। सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इन एसआर बोम्बई केस 1994 इज प्राइमरी रिलेटेड टू विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस प्रोविजन से रिलेटेड थी एसआर बोम्बई केस की जजमेंट? ये मेनली रिलेटेड थी अपने प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, आर्टिकल 356 से रिलेटेड। और तो इसमें जजमेंट में क्या कहा था? सॉरी। प्रेसिडेंट रूल एक तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, इस जजमेंट की आउटकम थी। फ्लो अगर आपको जैसे कि वहां की गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी खराब हो गई है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट गिर गई है, तो आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाओगे। पहले आप फ्लोर टेस्ट तो करो, कोई पार्टी को भर के आ रही नहीं आ रही, मेजोरिटी किसके पास है नहीं है। अगर नहीं आ पा रही है तो अब लगा देना गवर्न। और दूसरा, गवर्नर के ओपिनियन में नहीं लगानी है, फ्लोर टेस्ट करना है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू के अंदर फिर भी रहेगा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो। और तीसरा, आर्बिट्रेरी डिसमिसल नहीं करना स्टेट गवर्नमेंट को, आर्टिकल 356 कैन नॉट बी यूज पॉलिटिकल रीजन। और सेकुलरिज्म को ध्यान में रखना है। ये सब उसके फीचर बताए गए थे एसआर बोमई केस के अंदर, आर्टिकल 356 से रिलेटेड। A proclamation of president rule under Article 356 must be approved by the parliament by which type of majority? प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसके लिए एक तो टाइम पीरियड है कि भाई उसका अप्रूवल पार्लियामेंट में 2 महीने के अंदर होना चाहिए। और दूसरा, जो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, उसको पास करने के लिए पार्लियामेंट में किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए? तो वो चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी, बताया था नेशनल इमरजेंसी केस में चाहिए बस ओनली स्पेशल मेजोरिटी। और बाकी में फाइनेंशियल हो या प्रेसिडेंट रूल हो, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, ठीक है। इन इंडिया विच स्टेट हैज अंडरगॉन प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम नंबर टाइम? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल इस स्टेट के अंदर लगा है, तो वो आपको बताना है। तो वो लगा मणिपुर में। मणिपुर में सबसे ज्यादा इमरजेंसी लगी है। और सबसे पहले इमरजेंसी कहाँ लगी थी? पंजाब में, अगर पूछ ले क्वेश्चन आपसे, ठीक है। मणिपुर में अभी तक सबसे मैक्सिमम लगी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 11 बार लगी है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 9 बार, पंजाब पंजाब भी अराउंड 8 बार, और बिहार भी 8 बार, ठीक है। मणिपुर में सबसे ज्यादा लगी है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे मेंशन है टाइम पीरियड भी, और किसमें सीक्वेंस क्या है। इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया कब लगा था प्रेसिडेंट रूल? किस स्टेट के अंदर लगा था? वो लगा था पंजाब के अंदर, ठीक है। और ये लग गया था तुरंत ही 51 में, ठीक है। 51 में आर्टिकल 356 सबसे पहले यूज होता पंजाब के अंदर। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आ गए। आर्टिकल 360 के अंदर जो लगती है, इसके अप्रूवल के लिए दोनों हाउस में कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितने टाइम पीरियड में अप्रूवल होना चाहिए? ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे 2 महीने ही है, प्रेसिडेंट रूल हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। बस नेशनल इमरजेंसी केस में 1 मंथ का टाइम पीरियड है, और स्पेशल मेजोरिटी, अदरवाइज नॉर्मल ये सब जगह, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन नेवर बीन प्रोक्लेम्ड सो फार? किस तरीके की इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगी है? कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के अंदर, तो सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। बाकी तो नेशनल इमरजेंसी भी 3 बार लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल तो पता नहीं कितनी बार लग चुका है, इंटरनेट डिस्टर्बेंस भी 375 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंटरनेट डिस्टर्बेंस के बेस पे, वो भी लग चुकी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। एक बार सिचुएशन ऐसी हुई थी 1991 में, पर इमरजेंसी तब भी नहीं लगी थी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 360
फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी प्रोक्लेम्ड बाय पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइड दैट। आर्टिकल 360 के अंदर जो फाइनेंस इमरजेंसी लगने का प्रोविजन है आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो वहां पे लिखा हुआ है जब क्रेडिट ऑफ यूनियन और एनी स्टेट और एनी पार्ट इज थ्रेटन, ठीक है। इंडिया के क्रेडिट को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी, यूनियन लेवल पे हो सकती है और किसी पार्ट पे, पार्ट में स्टेट भी आ जाएंगे, यूटी भी आ जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली पूरे इंडिया को एक तरीके से देखो, अखंड भारत देखो। तो वहां पे आप देखने जाओगे तो अगर क्रेडिट को लेकर कोई रिस्क होगा तो फाइनेंस इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है, आर्टिकल 360 के अंदर। तो इसी के साथ हमने कवर अप कर लिया पूरे के पूरे इमरजेंसी से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन, और आज तक जितने पूछे गए, जितने फ्यूचर में पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ 352 से शुरू करके 360 तक प्लस में 365 आर्टिकल, सारा का सारा कवर कर लिया है। इमरजेंसी से रिलेटेड आपको कुछ डाउट रह ही नहीं सकता है। एक दो बार और देख लेना इस पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आप इमरजेंसी से रिलेटेड 2-3 नंबर के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं सब कन्वर्ट कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।